विभाजन कौन करता है? कोशिका का विभाजन कौन करता है? हाँ? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा। बतिया रहा है यहाँ बैठ के, जानता है तुम। चल चल उधर घूमो, हट नाम को इधर हट जाएगा कि नहीं उतना में निकालना, पीछे निकाल इसे। दूसरे को उधर मारेंगे हम। हटा हाथ हटाओ। बतियाता है, समझ में नहीं आता है, बतियाता है, थूर देंगे हम ना। कोई बतियाएगा तो हम सबको थूरेंगे। अब रे छोटका खड़ा हो, तुम खड़ा हो, खड़ा हो। बता तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? अरे छोट को कम ना है, जितना छोट होता है सब ना बड़ी बदमाश होता है। सब दिखने में छोट होता है, सब होता बड़ी बदमाश है। सब अगवा बैठ के बतियाएगा सब। चलो बाबू देखो ध्यान से, क्रिस्टी देखो सब बताता है वहां पे। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। आज आपको कोशिका का विभाजन चैप्टर देखते हैं। कोशिका विभाजन कैसे होता है, ये चैप्टर सबसे बड़ी उटपटांग होता है। कोशिका का विभाजन ये 3 टाइप का होता है और इसमें बड़ी सब काम यहाँ होते हैं। कुछ जानवरों में होते हैं, कुछ मानव में होते हैं, कुछ पेड़ पौधों में होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक में, कुछ यूकैरियोटिक में। एक उटपटांग चैप्टर है जिसका नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। रेडी हैं आप लोग पढ़ने के लिए? समझ जाएंगे कि नहीं? समझिए जाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सब लोग बैठिए लोग। एक आप बंगाल वाले ना, आप ही थे ना कल आए हुए थे। ये तू बहुत बड़का कलाकार आदमी है, लाओ तो देखे। ला इधर इधर। बंगाल से आए बाबू पढ़ने, मतलब ये एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं। ऊपर ही आ जाओ, एप्लीकेशन वाले से मिला थे, ऊपर आओ। एप्लीकेशन वाले तो तुमको देख ले भाई, देखो ये भी एप्लीकेशन पे पढ़ता है। बंगाल में कहाँ क्या? कुछ बिहार जिला, वो दार्जिलिंग के पास है, मतलब आसाम बॉर्डर पे। आसाम का अब बता रहे थे, आसाम के यहाँ से बांग्लादेश 15 मिनट में बाइक से लोग पहुंच जाते हैं। और देखिए ये हमको फर्स्ट टाइम यहाँ पटना में देखा, मेरा पूरा फोटो बना दिया। बहुत बढ़िया कलाकार आदमी है। हमको भाई तू स्केच बना के हमको कहीं मतलब देख रहे हैं, अब तक ये फर्स्ट टाइम कल आके मिला। और बंगाल से भारत में एक से एक होनहार बैठा है सब। चाइना जानते हैं आगे क्यों बढ़ गया? कुछ जो लोगों को पकड़ा कि कौन किस सेक्टर का ठीक ठाक है। जैसे वो हरा शर्ट वाला बतियाने में ठीक ठाक है, छोटका बदमाश बहुत है, मुर्गोई बदमाशी में 1 नंबर है। इसका ड्राइंग में बहुत बढ़िया, देख रहे हैं कितना बेहतरीन बनाया। और हमको देखिए सबसे बड़ा ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि ये लड़का कभी भी हमको फेस टू फेस नहीं देखा था, केवल एप्लीकेशन में पढ़ाई करते रहता और एप्लीकेशन में देख के इतना बेहतरीन बना दिया। बहुत बढ़िया होगा ऐसे आगे। मैं पढ़ाई वढ़ाई मन लगता है ना, एकदम बढ़िया सा नौकरी लीजिए, एकदम बैठिए। और चीज फ्रेमिंग वगैरह खुद अपने हाथ से किया, मतलब इसमें कोई थर्ड पर्सन इसमें नहीं है। चाहे वो सब खरीद उरीद के लाके अपने से फ्रेमिंग को ठोक ठाक के एकदम बराबर कर दिया। बहुत बढ़िया ढंग से बनाया। हाँ इसको यहाँ लगा देंगे, अभी तो कुछ कील वगैरह नहीं है ना, वरना इसको यहाँ लगवा देंगे। हम ही है ना। आप सब पढ़ाई कीजिए बाबू, सबको माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। हम चाहते हैं आप सब लोग का एक बार स्केच बनाया जाए। स्केच 2 ही वजह से बनाया जाता है, या तो बहुत महान काम कर दिए हैं, या तो कोई मर्डर वर्डर करके भाग गए। बढ़िया काम कीजिए ताकि स्केच बने। बबनी लोग जल्दी बैठिए, जल्दी बैठाइए उसको। ए बबनी घसक ना, बबनिया लड़का बैठा देंगे, वो खाली रहेगा तो बैठ जाओ बाबू, यहाँ बैठ जाओ। चलिए स्टार्ट करते बाबू आगे। चलिए आप सब लोग एप्लीकेशन वाले मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जब एप्लीकेशन का लड़का या लाइफ सेंटर का लड़का हमको बिना देखे फोटो बना सकता है, वो भी हमारा शकल का। हमारा शकल थोड़ा दूसरे डिजाइन का है, भगवान टारगेट बैच के हिसाब से बना के भेज दिए, है कि नहीं? तो उसमें आप अगर बिना देखे ये कर सकते हैं एक तरह से, तो आप पढ़ाई कितना मन से कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आपका लगन कितना रहना चाहिए। यही तो खासियत है भारत के लड़का सब में, बस उनको निखारने की जरूरत है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, कोशिका विभाजन। कुछ तो आपके मन में इतना
कोशिका विभाजन का काम, जंतुओं में काम करने का काम ये करता है सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। लेकिन पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन का काम सेल प्लेट करता है। पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन का काम सेल प्लेट करता है। सब लोग अब ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़े। कोशिका विभाजन का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि किसी चीज को तोड़ देना, बल्कि एक कोशिका जो है अपने जैसे दो कोशिकाओं को जन्म देती है और वो कुछ समय बाद मैच्योर होकर एक नए सेल का निर्माण कर लेती है। जैसे आप सब, हम सब पृथ्वी पे जितने हैं, जब जन्म लेते हैं तो हम लोग बहुत छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग फूल उसी शक्ल में आ जाते हैं जो माँ बाप के थे। अब कई लोग तो माँ बाप से भी हैवी हो जाते हैं कि नहीं, बड़े हो जाते हैं। जनरली आप सबकी हाइट, शारीरिक मम्मी से तो लंबे ही हो गए। बचपन में हम लोग मम्मी से न पाते थे, मम्मी के कंधा बराबर हो गए तो ऐसा लगता था आज बड़े हो गए। नोच के आदमी देखता था दाढ़ी मोच आया कि नहीं। लड़कों का सबसे बड़ा खुशी होता है कब? मोच निकल जाता है तो मोच निकल गया अब बस 2 साल बाद सोचा माथा का दर्द हो जाता है। तो वैसे ही कोशिका विभाजन ऐसा नहीं है कि तुरंत टूट के एक नई कोशिका बन जाएगी। टूटती है, नई कोशिका बनती है, फिर कुछ टाइम लेता है उसको मैच्योर होने में, फिर वो अपने पुरानी कोशिका का क्या करती है काम, मतलब जगह ले लेती है। इस घटना को हम कोशिका विभाजन कहते हैं, जिससे कोशिका टूट रही होती है। जैसे एक ये सेल है, ये कोई सेल है, इससे कोशिका निकल जाएगी। अब 2 कोशिका निकलेगी, ये सेल हो गई, इसे हम ये दो 1 नंबर 2 नंबर, क्या ये एक ये सेल है, इससे ये बन गया दूसरा सेल। क्या ये कोशिका विभाजन है? अरे भैया तुम मर के यहाँ हो गया, विभाजन कहाँ हुआ? यही यहाँ हो गया। कम से कम 2 ठोका बनना जरूरी है। तो ये जो 2 बने हैं इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं? डॉटर सेल। कौन सा सेल? डॉटर। और इन्हें क्या कहते हैं? मदर सेल। मदर सेल, जिससे कोशिका टूट रही होती है उसे क्या कहते हैं? मदर सेल। ये 3 टाइप का कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन अगर कहेगा 3 टाइप का, एक होता है असूत्री विभाजन, कोई नियम कानून नहीं लगता है, असूत्री विभाजन। एक होता है समसूत्री विभाजन, बराबर रहेगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इंग्लिश बता देते हैं, अभी इसको पहले हिंदी लिख देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन इसे कहते हैं। असूत्री हो जाते ए माइटोसिस, ए माइटोसिस। क्या कहेंगे? ए माइटोसिस। इसे कहते हैं माइटोसिस। क्या कहेंगे? माइटोसिस। इसे कहते हैं मियोसिस। इसे क्या कहेंगे? मियोसिस। इसे मियोसिस। टोटल 3 टाइप का कोशिका विभाजन होता है। पहला हम लोग पढ़ने चलते हैं असूत्री विभाजन, इसे कहेंगे ए माइटोसिस। ये हम लोग में होता ही नहीं है, मतलब हम लोग कहने का सेंस ये है कि यूकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में पेड़ पौधे आएंगे कि नहीं आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे? आएंगे। यूकैरियोटिक सेल में पेड़ पौधे भी आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? यूकैरियोटिक। लेकिन प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित कोशिकाएं ही आते हैं, जिनके अंदर बहुत ही कम क्या पाए जाते हैं? अंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसमें माइटोकांड्रिया नहीं रहेगा। प्रोकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया नहीं रहेगा तो वो लोग बताओ, माइटोकांड्रिया नहीं रहेगा तो श्वसन किससे करेगा? बीच में कोई नहीं बोलेगा। खड़ा हो, सारा कोशिका विभाजन करता है। खड़ा हो, इधर से मैं बता रहा हूँ लड़की सब में। हाँ जी, इधर में तुम ही लोग मार दो इसको, पिटवा देंगे लड़की से। घूम पीछे कौन करता है? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। घूमो पीछे। बताए थे कि नहीं बताए थे? कैसे घूम गया? पीटेंगे कैसे रे? घोंप दे ऐसे। हाँ बस ऐसा। समझे में नहीं आता है। अजीब टाइप का पिटाता है तुम। हम लोग बचपन में पता था कि सर पीटेंगे तो किस एंगल से पीटेंगे। सर भी पीटने के टाइम खुश हो जाते थे कि इतना बेहतरीन एंगल पे खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसे खड़ा हो जाता है, पीट लीजिए, काम खत्म। जीव द्रव्य करता है। कौन करता है? जीव द्रव्य करता है। हम लोग की एक टीचर थी नम्रता मैडम, बड़ी भयानक मारती थी। इतना बुरा मारती थी कि एक बार हम लोग कॉपी चेक कराना था, क्लास 4 में पढ़ते थे, सबको ही पिटाना था। तो 15-20 आदमी को फिक्स था कि ये लोग पिटाएंगे क्योंकि इनका कॉपी कंप्लीट नहीं। हम 15-20 आदमी मिलके चंदा मिला के पंडित जी से यज्ञ करवाए थे कि उनका हृदय थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, हम लोग को ना पीटे। और उस दिन वो नहीं पीटी। यज्ञ काम कर गया। भगवान कभी कभी सुन लेता है, नहीं तो बड़ी मार मारती थी। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में होता है, जिनके अंदर माइटोकांड्रिया तक नहीं होता है। वो जीव द्रव्य से क्या करते हैं? श्वसन का काम करते हैं ये लोग। तो इसमें कोशिका विभाजन में कोई टाइम ही नहीं लगता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं कि ये किस में होगा भैया? प्रोकैरियोटिक में। किस में होगा? प्रोकैरियोटिक में होगा। किसमें?
बहुत ही मतलब सिंपल होता है। इसको ये कोशिका विभाजन में बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होता है। ये किसमें होगा? केवल और केवल प्रोकैरियोटिक में। इसमें कुछ तामझाम नहीं होता। देखिए एक सेल रहता है, ये एक मदर सेल है। क्या है? मदर सेल। मदर सेल हो गया। ये मदर सेल के अंदर एक पाया जाएगा आपका न्यूक्लियस। क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस। वैसे भी प्रोकैरियोटिक में ज्यादा चीज तो होता ही नहीं है। सोच रहा क्या पाया जाता है? एक मेन तो न्यूक्लियस होता है और राइबोसोम भी पाया जाएगा। तो 70S वाला, कौन सा? 70S वाला। 70S वाला ज्यादा प्रोटीन बनाएगा? नहीं बनाता है। ये मदर सेल हो गया। धीरे धीरे क्या होता है? ये मदर सेल का साइज बड़ा हो जाता है। मदर सेल का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये मदर सेल क्या हो गया? बड़ा हो गया। फूल के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और केंद्रक भी क्या हो जाने लगता है? बड़ा होने लगता है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि ये मदर सेल बीच से पचक जाता है। ये मदर सेल बीच से इस तरह से पचक जाएगा, बीच से पचक जाता है। और इसका जो केंद्रक होता है ये भी टूटने के कगार पे आ जाता है। केंद्रक भी क्या होता है? टूटने के कगार पर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये बीच का हिस्सा जो होता है आपस में ज्वाइंट कर जाएगा। अब आप बताइए भाई, इसका बीच का हिस्सा आपस में ज्वाइंट करेगा तो एक सेल इधर हो गया, एक सेल इधर हो गया। टोटल कितने सेल निकल गए? 2। और ये केंद्रक भी क्या हो गया? बट गया। और आगे जाकर ये पूरी तरह इसकी तरह धीरे धीरे कुछ समय में क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। तो सबसे सिंपल टाइप का कोशिका विभाजन जो होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन इज ए माइटोसिस, असूत्री विभाजन। इसमें एक कोशिका जो होती है, क्या होती है? एक कोशिका सिंपली कितनी भाग में बढ़ जाती है? 2 भाग में। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या बन गया? 2 सेल बन गए। सर इसको आप लोग भी किसी चीज का विभाजन करते होंगे ना, तो यही असूत्री विभाजन का रूल फॉलो करते हैं। कैसे? देखिए आप लोग, महिलाएं लोग जब आटा सानती हैं तो जो आटा का लोई बनाती है तो कभी कभी लोई बड़का बन जाता है। तो समझ में आता है कि इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना चाहिए। तो महिलाओं में देखेंगे ऐसे रोटियां सानते सानते ना, ऐसे तन तन दाब दाब के आटवा को नीचे ले आके छोट करके अतन से निकाल के साट देते। ले देखेंगे कि नहीं? देखें लड़का लोग नहीं करता। अरे लड़का उसको मतलब ही नहीं है, इतना बड़का रोटियां है बन गई लो मैंने खा ले। लड़की सब रोटी बनाएगी तो सेम साइज का सब, वो रोटियों में मेकअप कर देती है सब। लड़का को कोई दिक्कत नहीं, निकालने के बाद देखता है ये कुर के तो कच्चे, ओके दाब के तावा हटा के आगिए में डाल देते चलता है। आप लड़का सबको पचोच भी जाता है ये सब। चलो ध्यान से समझो। तो ऐसा आप इसको देखें कि नहीं, इस तरह से किया जाता है कि नहीं किया जाता है? लोई अगर बड़ा हो गया तो उसको क्या करते हैं? पचका के, सबसे पहले उसको क्या किया? बीचवा में से पचका दिया जाता है, उसको नोच के सटा दे, ले और बढ़िया से थाप तुप के रख दो। तो असूत्री विभाजन बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या हम लोग में होता है? पेड़ पौधों में होता है? किसमें होता है? किसमें? प्रोकैरियोट। किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक में। ये कोशिका में एक मदर सेल कितने डॉटर सेल में बढ़ती है? 2। किसने में? 2। क्या ये हम लोग में होगा? भाई प्रोफेज एनाफेज ये सब में नहीं बबुआ, वो माइटोसिस में होगा। प्रोफेज एनाफेज। अब माइटोसिस में आते हैं। मियोसिस हम लोग में होता ही नहीं, सिंपल का है भैया, एक कोशिका 2 में बढ़ गई, कौन सा खत्म हो गया? असूत्री विभाजन। ये थोड़ा बड़ा होता है समसूत्री, इसको मिटा दे। ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। समसूत्री विभाजन ये किस में होगा भैया? यूकैरियोटिक में होगा। किसमें? यूकैरियोटिक में होगा। यूकैरियोटिक में होता है। और ये जो विभाजन होता है इसमें जितनी कोशिका टूटती है उतनी ही कोशिका बन जाती है। जैसे मान के चलिए 10 कोशिका टूटी, कितनी कोशिका? 10 कोशिका। तो बनेगी कितना? 10 ही बनेगा। कितना बनेगा? 10। इसीलिए इसका नाम क्या है? समसूत्री विभाजन। जितना टूटा है उतने बनेगा, जितना टूटा है उतना ही बन जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। ये जब भी होगा तो ये होता है सोमेटिक सेल में। किसमें होगा? तो भैया तो ये तो होगा यूकैरियोटिक में। उसके बाद होगा किसमें? सोमेटिक सेल। किस सेल में? सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका। हमारे शरीर में 99% कोशिकाएं कैसी हैं? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका का मतलब होता है वैसी कोशिका जिससे हमारी शरीर की काया बनी हुई है। तो भैया हमारी शरीर की तो पूरा काया है, ये बाल भी शरीर का हिस्सा है, नाखून, हड्डी, त्वचा, मांस, सब चीज तो उसी का हिस्सा है। हमारा पूरा शरीर किससे बना होता है? कायिक कोशिका से बना होता है। तो 1% जो होता है वो जनन कोशिका होती है। 1% क्या होती है? जनन कोशिका। अब मेल में जनन कोशिका स्पर्म के रूप में रहेगी और फीमेल में जनन कोशिका ओवम के रूप में रहेगी। क्या जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है? नहीं, जनन कोशिका में कभी भी समसूत्री विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। अब आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम कर रहा होगा, जनन कोशिका में कौन सा काम करेगा?
कोशिका गलत लिखा हुआ है। अच्छा यार, तो तुम लोग इतना काहे ध्यान देता ले? अब 4 दिन तक हम मात्रा नहीं देंगे, यहीं पे दे दिए सब। यार तुम लोग छोटा छोटा बात पे ध्यान देता है। अब ठीक लग रहा है? ये को मात्रा छूट गया कोशिका में तो एप्लीकेशन वाला हल्ला करता है, गलत लिखे हुए हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ पे कोई मात्रा उतरा को बोल दिया तो हम और बिगाड़ देते हैं। चलिए ध्यान समझिए, हम लोग की शरीर में ज्यादातर कौन सी कोशिका है? कायिक कोशिका। 1% कोशिका कैसी है? जनन कोशिका। जनन कोशिका में मेल में कौन सा? स्पर्म। और ओवम में, फीमेल में ओवम। फीमेल में ओवम। उसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन शरीर में कौन सी विभाजन? समसूत्री, यानी माइटोसिस। हमारे बॉडी में कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस। माइटोसिस से ही हमारे शरीर के टूट फूट अंगों की भरपाई होती है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी किससे होता है? माइटोसिस से। जैसे कहीं ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर इसे काट देता है, देखते ना, ऐसे ऑपरेशन करके काट देता है। हम जैसे आप लोग को कहीं ना कहीं ऑपरेशन हुआ, हमारे सोचा गला में ऑपरेशन हुआ, यहाँ एगो नस मेरा गड़बड़ हो गया था, वही सिग्नल किसको पहुंचाता था? ब्रेन को। सिग्नल नहीं, ब्लड पहुंचाता था, और वो इससे फूल के तीर्ण हो गया वहां पे। तो इसको काट के डॉक्टर वहां से दूसरा सिलिकॉन का नस लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ से काट दिया, तो वापस मेरा गर्दन एकदम अच्छा हो गया। यानी जितनी कोशिकाओं को डॉक्टर ने काटा था समसूत्री विभाजन से, उतनी ही कोशिकाएं बन गई। इस वजह से किसी को पता चलता है? अरे पूरा नहीं काटा था ये, ऐसे देख रहा है, ओह माय गॉड खान सर पूरा नहीं काटा, तो तन से एगो नस काट के निकाल दिया यहाँ पर, और फिर ठीक ठाक करके सिल दिया, और कहा था कि आप ज्यादा बोलिएगा नहीं। दिन भर पढ़ाने रहता है बोलने। तो ये हो गया हमारे शरीर में कोशिका। आपका भी कहीं कट फिट जाता है, देखते हैं पूरी बराबर क्या हो जाता है? भर जाता है। किसके थ्रू? समसूत्री विभाजन। किसके थ्रू? हमारे शरीर की क्षतिपूर्ति किससे होती है? समसूत्री माइटोसिस के द्वारा ही होता है। सबसे ज्यादा माइटोसिस शरीर के किस अंग में देखा जाता है? लीवर में। जहां कटपट होगा अपने से ठीक कर ले। जिसके अंदर, जिस जीव के अंदर, किसके अंदर? जिस जीव के अंदर समसूत्री विभाजन क्या होगा? तेजी से होगा, तेजी से होगा, उसकी शरीर की क्षतिपूर्ति एकदम तेजी से होगी। जैसे चूहा का पूंछ, चूहा का पूंछ में बहुत तेजी से क्या होता है? समसूत्री विभाजन। पकड़ लीजिएगा तो छोड़ के पूंछिया चल जाता है, रख लो। छिपकली का पूंछ, उनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है। गेंडे का चमड़ा, गेंडा जो होता है ना, गेंडा, उसका चमड़ा आप इसे तलवार से काटेंगे ना, गेंडा का चमड़ा, तो जल्दी कटता नहीं है, कट गया ना तो चल जाएगा वहां पे उठ के, 1-2 दिन में एकदम टनाटन अपने से टाका उका मार के घूमेगा, एकदम काट दिया था मेरा चमड़ा। तो ये उनमें कोशिका विभाजन क्या होता है? बहुत ही तेजी से होता है। किससे होता है? तेजी से होता है। तो ये होते हैं हमारी शरीर की क्षतिपूर्ति। यही ससुरा कैंसर उत्पन्न कर देता है। क्यों? आप मान के चलिए हमारे शरीर में यहाँ पे से चोट लगा, एक लाठी मार दिया कोई, या गिर गए हम कहीं, यहाँ चोट लग गया, यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं मर जाएंगी। मरी हुई कोशिकाओं को खत्म करने का काम लाइसोसोम करे। कौन करेगा? लाइसोस। अब वहां पे तो कोशिकाओं का खाली जगह हो गया, वो तो दिखेगा नहीं, गड्ढा थोड़ी हो जाएगा, हाँ गड्ढा नहीं ना होने वाला है, लेकिन वो मतलब थोड़ा सा काला हो जाता है। अब वहां से लाइसोसोम हटा देगा। अब इसके अगल बगल की कोशिकाओं में क्या होगा? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन से मान के चलिए 100 कोशिकाएं टूटी हैं, तो कितना बनना चाहिए? 100, 110 बन जाएगा तो भी कुछ खास दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 कोशिका की जगह पे ससुरा 1 लाख बना देगा, तब वहां हमको गांठ बनने लगेगा, गांठ को हमको एक्स्ट्रा दिखने लगेगा। ससुरा ये गांठ कैसा है? तो डॉक्टर से आदमी इलाज कराता है, देखिए ना गांठ बन गया है, तो 1-2 दवा दे देता है जिससे वो गांठ खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है गांठ। लेकिन अगर वो गांठ बन रहा है और बनना नहीं रुक रहा है, इसका मतलब क्या नहीं रुक रहा है? समसूत्री। वो धड़ाधड़ बनाते जा रहा है, बनाते रहा, नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, तो डॉक्टर कहता है तो ट्यूमर लग रहा है, अब जाइए आप थोड़ा कैंसर का इलाज कराइए, कार्सिनोमा कराना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे डॉक्टर कह देगा दूध ससुरा तो नहीं, इसका तो कोशिका विभाजन नहीं रुक रहा है। अब क्या हो गया? अब डॉक्टर लाएगा कौन सा चीज? गामा रेज। क्या लाएगा? गामा रेज। और गामा रेज से क्या करेगा? आपका सेकाई करेगा, यानी सेकाई नहीं कर रहा, उस कोशिका की जान ले रहा है जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं बन गई हैं। तो वो कोशिका अगल बगल की कोशिकाओं को कह देती है, देख रहे हैं जान ले रहा है हमारा, अगल बगल की कोशिकाएं उसको बचाने आती है, अरे हमरे भैया है मत मारो यहाँ पे, तो वो ससुरी मर जाती है सब। तो कोशिका का जब हम लोग गामा रेस से सेकाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं सब, बहुत सारी चीज मर जाती हैं सब, और बाल वगैरह क्या होने लगता है? टकला होने लगता है। तो ये सही भी है और बहुत गलत
भी है। समसूत्री विभाजन में सबसे बड़ी बाधा जब आ जाती है जब आपको HIV या शुगर नाम की बीमारी हो जाती है। तो HIV में ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए किसी भी ऑपरेशन से पहले कोई जांच हो ना हो, लेकिन शुगर और HIV की जांच 100% ससुरा करीबे करेगा, क्योंकि डॉक्टर कितना भी बढ़िया हो, अगर HIV है तो ऑपरेशन के बाद समसूत्री विभाजन अपने अच्छे ढंग से काम नहीं करती है। शुगर में क्या होता है, काम करती है, लेकिन उस जगह को घाव बनने की संभावना एक नॉर्मल इंसान से 5 गुना ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी शुगर का कोई मरीज है और उसको एक नॉर्मल घाव का ऑपरेशन कर दीजिएगा, मान के चलिए किसी का सपोज कीजिए पथरी है, पेट में क्या है, पथरी है, और उसको शुगर भी, ऑपरेशन किया तो सब सही हो गया, टाका भी लगाया सही हो गया, लेकिन उस घाव बनने की संभावना आम आदमी से 5 गुना ज्यादा होता है। अगर उसका शुगर हाई है तो अब वो टाका लगल है, वो घाव बन जाएगा, घाव बनता है तो मांस एकदम ढीला हो जाता है, अब टाका सड़ जाएगा, वहां पे ले छेद हो गया, सब गिरने लगेगा, ऐसे किडनी उडनी पकड़िए, अब ले जा रहा है, लीवर गिर गया, स्प्लीन, सब देखते रहिएगा। और डॉक्टर को गरिया कैसे सिला था रे, सब लीक कर गया, तो इसलिए डॉक्टर पहले करता है, लीक कर जाएगा, पहले चेक करा के आओ। समझ में गया कि नहीं? हाँ, HIV और एड्स दोनों एक ही चीज होता है। वायरस का नाम क्या है? HIV। जिस तरह वायरस का नाम क्या है? कोरोना। वायरस का नाम क्या है? कोरोना। कोरोना से कौन सी बीमारी होती है? कोविड-19। तो HIV से कौन सी बीमारी होती है? एड्स। HIV से कौन सी होती है? एड्स। वही हो गया यहाँ पे। समसूत्री विभाजन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके स्टेजेज को पूछ देता है। अब जैसे आप ही बताइए, ये होता ससुरा यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक सेल में 20 को झमेला, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, 50 को चीज होता है। तो कोशिका विभाजन जब कीजिएगा तो बंटवारा भी तो कीजिएगा, नहीं कीजिएगा बंटवारा? तो बंटवारा करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया नोच दीजिएगा, ले एगो तू ले ले, एगो ही ले ले, पता चला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का सारा चीज बह गया हुए। अब एगो अंडा है, उसको तूर दीजिएगा, ले तुम लो, एगो तुम लो, सब चल गया, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। यही तो मेन समस्या होती है किसमें? समसूत्री विभाजन में। तो समसूत्री विभाजन के टोटल 5 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज? 5। समसूत्री विभाजन और ऐसे नहीं हो जाता और असूत्री की तरह एक कोशिका है, बड़ा कीजिए, साइड से पचका के तोड़ दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? सपोज कीजिए जिस तरह से असूत्री विभाजन हुआ था, यानी ए माइटोसिस हुआ था, अगर उसी तरह हम माइटोसिस को करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, 25-30 को अंग है सब, और उसको एक बुला कैसे तोड़ेंगे तो पता चला ए में माइटोकॉन्ड्रिया गया, ए में नहीं गया, कुल वैक्यूल्स इसमें चला है, इसमें गई भी नहीं किया, इसमें राइबोसोम आ गया, उसमें आई भी नहीं किया, तो कोशिका विभाजन तो हो जाएगा, लेकिन एगो कोनो काम करेगा, एक तो कोनो काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो इसके कितने स्टेज होते हैं? 5। कितने स्टेज? 5। सबसे पहला होता है इंटरफेज। कौन सा होता है? इंटरफेज। कौन सा फेज? इंटरफेज। दूसरा होता है प्रोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, इंटरफेज, प्रोफेज। ये पीडीएफ क्या कर रहे हैं लोग? देखिए पीडीएफ नहीं मिला है क्या? देखिए बहू, अरे कोई भी दो ना, क्या लिख दिया? गलत लिख दिया। अरे थोड़ा इधर उधर होगा, अभी सुधार देते हैं। टाइपिंग वाला मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पेज नंबर 12 पे देखेंगे आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है, सब लोग लिखा हुआ है। अरे गलती हो गया है, अरे हम पढ़ा रहे हैं ना सही से, सुधार लीजिएगा। जोने बहाने आप क्या करेंगे सुधारेंगे, घर पे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लेंगे आप लोग। सबसे पहला कौन सा है? इंटरफेज, उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज। कौन सा फेज? टेलोफेज। टोटल कितने फेज हो जाते हैं? कितने? 4। हल्ला कौन करता है बेवकूफिया? अरे देखो जी, एक तो लड़का बेहोश हो गया। कितने नंबर हॉल में बेहोश हुआ है? 2 नंबर हॉल में एक लड़का बेहोश हो गया, उसको ग्लूकोज वगैरह यहाँ रखा होगा 2, उसका एटीपी का निर्माण कम हो गया। कोई बात नहीं, लड़का है ना, उसे अपने सही हो जाएगा आधा घंटा में। चलिए ध्यान दे, एक लड़का बेहोश हो गया बेचारा। पहला स्टेज का नाम इंटरफेज। कौन सा? इंटरफेज। इंटरफेज। दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, मेटाफेज, चौथा एनाफेज, चौथा पांचवा टेलोफेज। पहले चारों फेज तो याद रखिए, ओके बाद में हम समझेंगे इसमें होता क्या है। पहले फेज तो याद रखना है, नहीं याद रखना है? खरगोश कोई दिक्कत? खड़ा हो खरगोश। क्षतिपूर्ति किस अंगों से होती? किस तरह के विभाजन से क्षतिपूर्ति होती है? समसूत्री विभाजन। कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितनी अवस्थाएं? 5
5 अवस्था। जो कोशिका टूट रही होती है उसे क्या कहते हैं? जो टूट रही है, डॉटर या मदर? मदर सेल। बैठो बैठो, डरता है बेचारा। सबसे पहला अवस्था इंटरफेज, सबसे पहला अवस्था सबसे पहला अवस्था। इनमें सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होगी? हाँ, सबसे बड़ी अवस्था होती है इंटरफेज। किसी भी कामयाबी के रास्ते पर सबसे मुश्किल होता है पहला कदम रखना। चाहे वो आप बीपीएससी या स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, सबसे मुश्किल होता है प्री निकालना। सबसे मुश्किल क्या होता है? प्री निकालना। 90% छट जाते हैं, 90% लोग छट जाते हैं। उसी तरह दुनिया का कोई भी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा टफ होता है, फर्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा टफ होता है। तो सबसे बड़ा अवस्था इंटरफेज, सबसे बड़ा अवस्था हाँ इंटरफेज। बीच की अवस्था, बीच में प्रोफेज दिख रहा है रे बकलोलो, 5 गो में भी आई ना है बीच का अवस्था, मोतिया बीन वाला सब। बीच ये है आपका बीच वाली। कौन सी अवस्था एकदम बीच में रहती है? हाँ, मेटाफेज। बीच में कौन रहती है? बेटा। अब आपको अगर पढ़ाई करना है, हम आपसे कहते हैं कि वह कौन सी अवस्था, इन 5 में से हम आपको एक ही अवस्था देंगे और कहेंगे कि बताइए इसमें क्या क्या हुआ है, तो आप कौन सी अवस्था को लेना चाहिएगा? इंटरफेज, टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। आप सोचिए, अगर आप टेलोफेज ले लेते हैं तो ये सारी कोई जानकारी नहीं मिलने वाली आपको, और अगर इंटरफेज ले लेते हैं तो ये जानकारी नहीं मिलेगी। तो कोशिश कौन सा करना चाहिए? मेटाफेज। कौन सा? मेटाफेज। क्यों? क्योंकि वो बीच में है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए अच्छा कौन माना जाता है? मेटाफेज। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? सबसे बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। सबसे तेजी से काम किसमें होता है? एनाफेज। सबसे धीमा काम इंटरफेज। पहली अवस्था इंटरफेज, पहली अवस्था दूसरा प्रोफेज। पहला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज। बीच में रहेगा तो मेटा, मिडिल में इसलिए मेटाफेज। टेल मतलब होता है पूंछ, अब पूंछ हमेशा कैसा होता है? लास्ट में। तो लास्ट वाली अवस्था टेलोफेज, लास्ट वाली टेलो। उससे पहले एनाफेज, उससे पहले कौन सा होगा? एना। चारों याद रहेगा? कंफर्म? पहली अवस्था, पहली, दूसरी प्रोफेज, दूसरी प्रोफेज, दूसरी, तीसरी मेटाफेज, तीसरी मेटाफेज, तीसरी, चौथा पांचवा टेलोफेज, पांचवा टेलोफेज। टोटल कितनी अवस्था? 5। सबसे बड़ी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था, अध्ययन के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सा है? मेटाफेज। कौन अवस्था? मेटाफेज। चलिए, अब ये होता क्या चीज है समझिए। ये कोशिका है यूकैरियोटिक की। इसमें क्या चीज है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीजें है कि नहीं? अरे छोड़िए, लगभग तो बना ही दिए यहाँ पर। इसके अंदर और क्या चीज लिक्विड है? क्या नाम है उसका? जीव द्रव या कोशिका द्रव, जीव द्रव या कोशिका द्रव। इसको हम असूत्री विभाजन की तरह खींच के नहीं तोड़ सकते। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि तोड़ने से पहले सबसे ज्यादा ध्यान, अगर हम इसे तोड़ रहे हैं तो सबसे बचाकर हमें 2 चीज को तोड़ना है। लाइसोसोम को बचा के, कहीं ससुरा तोड़ने में ये लीक कर गया तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम है? जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगर ये टूटा तो सब मर जाएंगे सर। तो एक इसको बचा के रखना है और दूसरा न्यूक्लियस को बचा के रखना है, क्योंकि सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जेनेटिक कोड किसके पास है? और किसको पता है कि टूटने के बाद बनना क्या है? न्यूक्लियस। और भले तोड़ने का काम कौन कर रहा है? सेंट्रोसोम। तोड़ने का काम कौन करता है? लेकिन सेंट्रोसोम को कुछ पता होता है, कर्मचारी है ये। क्या है? कर्मचारी। मेन अधिकारी कौन है? और यहाँ दंडाधिकारी कौन है? मार देगा सबको। अब भयानक समस्या ये हो जाती है कि हम इसमें करें क्या करें। तो सबसे पहला कौन अवस्था होता है? इंटरफेज। पहला अवस्था इंटरफेज। इंटरफेज अवस्था में मुख्य ध्यान रखा जाता है, हम लोग यहाँ पहले लिखते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में सबसे पहला ध्यान रखा जाता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम को, किसे? क्रोमोजोम को। क्यों? क्रोमोजोम ससुरा कैसे होता है सर? जोड़ा में होता है सर। तो विभाजन करना है तो अलग अलग तोड़ देते हैं। अरे क्रोमोजोम इसी तरह से ना होता है जी, इस टाइप का, तो इसको तोड़ देते हैं। तो पहली अवस्था में ध्यान रखा जाता है कि इसको तोड़ा जाए, क्रोमोजोम को अलग किया जाए। किसे अलग किया जाए? क्रोमोजोम को अलग किया जाए। और जहां क्रोमोजोम को अलग करेंगे तो डीएनए भी तो अलग हो ही जाएगा। अरे क्रोमोजोम में तो डीएनए है,
तो क्रोमोसोम को अलग करेंगे तो क्या अलग हो जाएगा? क्रोमोसोम को अलग करने से डीएनए। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, पहले यहां लिख देते हैं क्रोमोसोम को अलग किया जाएगा। क्रोमोसोम, जोम बोल देते हैं क्या? क्रोमोसोम सब एक ही होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? अलग होता है। इसका मतलब क्या अलग होता है? डीएनए अलग, डीएनए अलग हो जाता है। आप बताइए, जब हम ये न्यूक्लियस है, यहां हम एक न्यूक्लियस को बड़ा सा बना देते हैं, यही न्यूक्लियस हम यहां बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम। इसे हम लोग क्या करते, किस फेज में ये क्रोमोसोम अलग होते हैं? इंटरफेज, इंटरफेज में। इसके बाद क्या हम क्रोमोसोम को अलग किए बिना, क्रोमोसोम कितने होंगे? 46, जोड़ा में 23। जब अलग हो जाएंगे तो क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। जोड़ा होने का सवाल पैदा नहीं होता है। क्वेश्चन कहेगा किस ऐसी, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम जोड़ा में होता ही नहीं है? इंटरफेज, क्योंकि क्या हो गया? अलग हो गया। इस अगर हम इंटरफेज में क्रोमोसोम को अलग नहीं करते और क्रोमोसोम को अलग किए बिना ही हम केंद्रक को तोड़ देते, केंद्रक को क्या करते? तोड़ देते, तो क्या ये कोशिका विभाजन सफल हो पाती? कभी नहीं हो पाती। क्योंकि मेन दिक्कत है कि केंद्रक तोड़ना बड़ी बात नहीं है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम में क्या लगा हुआ है? डीएनए। इसे बचा के रखना है, वरना अगली कोशिका में जाएगा ही नहीं, वो कोशिका किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो पहली अवस्था कौन सी होती है? इंटरफेज। इसमें किस चीज का विभाजन होता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का विभाजन होगा तो क्या विभाजित हो जाएगा? डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए। अब इसके बाद किसका विभाजन करना है? केंद्रक का। क्या पहले क्रोमोसोम का विभाजन जरूरी है कि पहले केंद्रक का? जब क्रोमोसोम का विभाजन हो जाएगा तो डीएनए ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? साइड हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये इंटरफेज के पहले की अवस्था हो जाएगी, ये इंटरफेज के बाद की अवस्था हो जाएगी। इसमें क्या हो गए? सब क्रोमोसोम अलग हो गए हैं सब। अब हमको चाहिए कि आधा ऊपर, आधा इस साइड, आधा इस साइड रख ले। अब बताइए भैया, अब तो क्रोमोसोम यहाँ हट गए सब। दूसरी अवस्था का नाम बोलेंगे प्रोफेज। कौन सा फेज? प्रोफेज। कौन अवस्था? प्रोफेज। प्रोफेज जो अवस्था होती है, इस अवस्था में हमको किसको अलग करना है? केंद्रक को अलग करना है। किसको अलग करना है? केंद्रक को। तो क्वेश्चन आएगा, केंद्रक का विभाजन किस अवस्था में होता है? केंद्रक विभाजन किस अवस्था में? प्रोफेज में। सबसे बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था क्रोमोसोम का विभाजन इंटरफेज, डीएनए का विभाजन इंटरफेज। जब क्रोमोसोम और डीएनए अलग हो गया तो दूसरी अवस्था का नाम प्रोफेज। दूसरी अवस्था में किसका विभाजन होता है? हाँ, न्यूक्लियस। सबसे मेन झमेला किसको लेकर था? न्यूक्लियस को। लाइसोसोम को केवल फटने से बचाना है। लाइसोसोम को किससे बचाना है? फटने से बचाना, ना कि हमें उसको ये करना है कि भैया तुमको बहुत काम झामे अंदर, उसके अंदर तो लिक्विड भरा है, उसको थोड़ी ना अलग करना है, बस दो भाग में बांट दीजिए, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। अब हम लोग किस अवस्था में आते हैं? मेटाफेज। कौन सा फेज? मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज। मेटाफेज में मुख्य रूप से अध्ययन के लिए ये अच्छा इसलिए माना जाता है कि जब कभी भी समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस हो रहा है, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस हो रहा है, तो इस अवस्था में अब बाकी सारे अंग टूटने के लिए रेडी होते हैं। अब तक हम लोग मेन फोकस किस पे किए थे? पहली अवस्था में क्रोमोसोम पर और दूसरी अवस्था में न्यूक्लियस पे। ये मेन चीज होते हैं, इनको हम लोग फरियादी हैं। अब ई लोग को फरियाना बाकी है। मेटाफेज में हम लोग को ध्यान रखना है कि अब हमें बाकी अंगों को तोड़ना है। तो अंगों को तोड़ने से पहले मान के चलिए लाइसोसोम को तोड़ दिए तो इसका लिक्विड बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको बीच से बांध देते हैं। क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। और बांधने के बाद दोनों को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। जिस तरह से दीपावली के या फिर दशहरा वगैरह में जो गुब्बारा बेचता है, देखते हैं गुब्बारा, वो गुब्बारा एगो पतरका गुब्बारा होता है, उसमें बंदर बिल्ली उल्ली कुछ बना देता है, गुब्बारा फुला देता है और बीच में रस्सी बांध देता है। देखे बीच में क्या बांध देता है? रस्सी। तो आधा हवा इधर, आधा हवा इधर, तो रस्सी बांध देंगे तो क्या उसका डिजाइन चेंज हो सकता है कि नहीं? नहीं समझते सब, गुब्बारों नहीं देखा है सब। एक इस टाइप का गुब्बारा मान के चलिए बैलून है, तो उसको ऐसे रस्सी बांधेंगे ना तो इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ से गुब्बारा को ऐसे मोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इस टाइप में हो जाएगा। अब बीच में रस्सी बांध दीजिए, यहाँ पे इधर वाला इधर हो गया, इधर वाला इधर हो गया। तो भगवान भी ना एगो रस्सी रख ले जिसका नाम है स्प्लेंडर फाइबर। क्या नाम है? स्प्लेंडर फाइबर। क्या नाम है? स्प्लेंडर फाइबर। क्या हो गया भैया? स्प्लेंडर फाइबर। स्प्लेंडर फाइबर को हम लोग तुर्क धागा कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्क धागा। कौन सा धागा? तुर्क धागा। तो स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण किस अवस्था में होता है? स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में? मेटाफेज में। और ये बाकी सारी कोशिकाओं को क्या करने लगता है? तो
बीच से बांधने लगता है। क्या करता है? बीच से बांधने लगता है, ताकि क्या किया जा सके? विभाजन किया जा सके, विभाजन किया जा सके। लेकिन ऐसा थोड़ी कि स्प्लेंडर फाइबर बन गया। दो झमेला है ना, एक स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण करना है, दूसरा उस स्प्लेंडर फाइबर से क्या करना है? कोशिकाओं को बांधना है। तो निर्माण चालू कहां होता है? मेटाफेज। किसमें? मेटाफेज में। किसका निर्माण? स्प्लेंडर। बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग क्या होने लगते हैं? स्प्लेंडर फाइबर बनने लगते हैं यहाँ पर। मेटाफेज तक में बनते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। इसके बाद की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं हम लोग एनाफेज। कौन अवस्था? एनाफेज। कौन अवस्था? एनाफेज। एनाफेज ये सबसे छोटी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? छोटी। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। स्प्लेंडर फाइबर ने कोशिका के सारे अंगों को क्या कर दिया है? बांध दिया है। क्या कर दिया? बांध दिया। अब बस काम यही करना है कि इसको ऐसे लेटा देना है। अब बाकी जो, जैसे ये कोशिका है, ये माइटोकांड्रिया मान लीजिए। क्या है? माइटोकांड्रिया। ये बताइए तो ये क्या है? स्प्लेंडर। इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें होंगी। तो स्प्लेंडर फाइबर जब बांध देता है किसी चीज को ना, तो अब विभाजन होगा तो यहीं से क्या होगा? टूटेगा। तो कोशिका के अंदर का अगर माइटोकांड्रिया की क्रिस्टी हो गई या क्रेब्स साइकिल जो चलता है, अगर यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, तो विभाजन के बाद हो सकता है कि ये बाहर आ जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो इसे कहाँ रहना चाहिए? बीच में या ध्रुव साइड में? ध्रुव से। किस साइड में रहना चाहिए? ध्रुव से। तो माइट्रो जब कभी भी विभाजन के लिए तैयारी हो रही होती है तो एनाफेज अवस्था में कुछ नहीं किया जाता है। स्प्लेंडर फाइबर लग चुका है। स्प्लेंडर फाइबर क्या हो चुका है? लग चुका है। कोशिका के जितने अंग है वो किधर की ओर चले जाते हैं? ध्रुव की ओर। क्या हो जाते हैं? ध्रुव की ओर चले जाते हैं, ताकि जब जहां से विभाजन हो सके वहां पे कोई भी एरिया पूरी तरह से खाली हो। तो एनाफेज में जितने भी कोशिकांग है, मतलब कोशिका के अंग है, कोशिकांग, कौन सा? कोशिकांग, वो किधर की ओर चले जाते हैं? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल। यानी किस साइड में चले जाते हैं? साइड में चले जाते हैं। अब करना क्या? बस बीच से काट देना है। क्या करना है? बीच से काट देना है। तो पता है कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। पहली अवस्था का नाम, पहली अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था, सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज। इंटरफेज जो अवस्था होती है, इसमें पहले किसका विभाजन होता है? क्रोमोसोम। उसके बाद डीएनए का। पहली अवस्था कंप्लीट। दूसरी अवस्था का नाम प्रोफेज में किसका विभाजन होता है? किसका? केंद्रक का। तीसरी अवस्था मेटाफेज। ये इसमें क्या बनते हैं? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर फाइबर सारे अंगों को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। लेकिन उसके अंग सारे उस बांधे हुए जगह पर ही फंस जाते हैं, जिससे कि विभाजन में क्या हो सकता है? दिक्कत आ सकता है। तो अगली अवस्था का नाम एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी अवस्था है। छोटी अवस्था इसलिए है कि इसमें करना कुछ नहीं है, जो बीच में उसको साइड कर देना है। चल भाई उधर चल, उधर चल, कटाने जा रहा है बीच से। समझ में गया? सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। एनाफेज में कोशिका के अंदर के जितने अंग है वो किधर की ओर शिफ्ट होना है? ध्रुव। हाँ, ध्रुव। चौथी पांचवी अवस्था टेलोफेज। कौन सी? टेलोफेज। विभाजन कंप्लीट। विभाजन किसमें कंप्लीट हो जाता है? विभाजन किसमें कंप्लीट होगा? कंप्लीट हो जाएगा विभाजन पूर्ण। जो विभाजन का काम होता है वो क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि सारे चीज तो साइड साइड में हो गए थे। बस उसे आराम आराम से क्या करना था? अलग करना था। कौन इसे तोड़ दीजिएगा क्या? ऐसे नहीं ना तोड़ सकते, लड्डू तोड़ रहे हैं। अरे आराम आराम से क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ता है। तो बस उसी में टेलोफेज में क्या हो गया? अलग हो गया। टोटल कितनी अवस्था है? टोटल 5। समसूत्री की असूत्री की? अभी जो 5 अवस्था बताएं किसकी बताएं? किसकी? समसूत्री की। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक की किस प्रकार की कोशिकाओं? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोमेटिक सेल। हमारे शरीर में कुल कितनी कायिक कोशिका है? 99%। 99%। शरीर की टूटे फूटे अंगों की क्षतिपूर्ति किससे होती है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं? कितनी? कितनी? पहली अवस्था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे बड़ी अवस्था। हाँ, ये कह रहे हैं कि सर इसका स्प्लेंडर फाइबर बनने का कमांड कौन देता है? अब आप आपसे पूछते हैं, हम बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कमांड कौन देता है? जैसे देखिए, जब कभी भी सेना, ये नदी है, ठीक है, नदी है, इसमें से फौज को जाना है इस साइड में, इस साइड में फौज को जाना है। यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में क्या खड़ी है? फौज खड़ी है। यहाँ पे फौज, तो यहाँ पर एक टेम्पोररी पुल बना दिया जाता है।
वो पुल नहीं होता है, एक गाड़ी होती है जो पानी में डूबती नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टून ब्रिज। वो क्या करते हैं, गाड़ी होती है मिलिट्री की, वही ले आके उतार देते हैं, सब आपस में जोड़ देता है, सब 5-6 को गाड़ी रहेगी आपस में, 10-20 तो उसी को जोड़ देगा, वो डूबेगा नहीं, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे सड़क टाइप का रहेगा, वहां पे जोड़ के चल जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो इधर का कमांडर होता है, इस साइड का कमांडर सीओ कमांडिंग ऑफिसर, और जो इस साइड के सबसे घातक लड़ाकू होते हैं, सर लड़ाई करने वाले, उन सबको सबसे पहले इधर भेज दिया जाता है, और 10-15 फौज को इधर भेज दिया जाता है, ताकि ये कमांडर जो होते हैं सब सीओ इधर आके एरिया को पूरी तरह से डोमिनेट करके रखे कि इधर से कोई नहीं आ रहा है, और उसके बाद धीरे 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 पार कराया जाता है। अब कोनो मौका रहेगा कहेगा चलिए चलते हैं सब लोग, यहाँ पे पता चला उधर कोनो बैठल है, थूर दिया यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले किसको हिला देना है, कमांडर को, ताकि उधर जाके वो कोई कमांड ले सके। इसीलिए जब कभी भी विभाजन हो रहा था तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको अलग किया, क्रोमोसोम को, और उसके दूसरी ही अवस्था में किसे भेज दिया, केंद्र। कमांडर कौन होता है, केंद्र, और कमांडर को पहले ही हम लोग ने किस में अलग कर दिया है, प्रोपेज में अलग कर दिया है। अब यही कमांडर आदेश देगा क्या बनाने के लिए, स्प्लेंडर फाइबर। लेकिन क्या यह कमांडर यानी न्यूक्लियस खुद स्प्लेंडर फाइबर बनाएगा, किससे बनवाता है, सेंट्रोसोम से। कमांड कौन करता है, न्यूक्लियस। तो जितने कमांड का काम होता है वो सब काम कौन करते हैं, न्यूक्लियस। इसीलिए तो पहले न्यूक्लियस को बांटा। और रियल में देखिए, आप रियल में देखिए कि अगर आप भगवान के दिमाग से सोचिए, जो भगवान ही सब सेट किया होगा, भगवान ने ना किया ये सब बायोलॉजी अच्छा था उनका, तो भगवान चाहते थे कि पहले ही फेज में, किसमें, पहले ही फेज में वो क्या चाहते थे कि केंद्रक का विभाजन हो जाए। लेकिन समस्या था कि अगर पहले ही फेज में केंद्रक का विभाजन कर देते तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम था वो अच्छे से विभाजित हो पाता नहीं, इसलिए मजबूरी में कि उसके अंदर का पहले क्या तोड़ दिए, क्रोमोसोम, उसके बाद क्या तोड़ा गया। अब बताइए कमांड कौन देगा, केंद्रक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे अच्छा, हाँ, सबसे छोटी अवस्था, हाँ, सबसे बड़ी अवस्था, इंटरफेज। कोशिका के अंगों को बांधने का काम कौन करता है, स्प्लेंडर फाइबर। हिंदी में क्या कहते हैं, तुर्क धागा, क्या कहेंगे, तुर्क धागा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समसूत्री विभाजन समझ गए। अब बच गया कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। एक बात बताओ भाई, थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग में आइडिया लग गया होगा, समसूत्री विभाजन में जितनी कोशिका टूटी उतनी ही बन जाती, लेकिन अर्धसूत्री में ऐसा नहीं होता। नाम से बताइए अर्धसूत्री में कितना होना चाहिए, हाँ, आधा। अर्धसूत्री में पूरा दिए तो बवाले हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन में पूरा दे देंगे तो बवाल हो जाएगा। हमको पूरा का पूरा कंप्लीट किसमें करना है, समसूत्र। इसमें क्या करना है, आधा ही करना है। क्यों आधा करना है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए। ये जब भी होगा तो कब होगा, जनन कोशिकाओं में, यानी स्पर्म और ओवम में, यानी मेल और फीमेल। ये कहाँ होता है, जब जनन रिप्रोडक्शन होता है तब। अब बताइए मेल में कितने क्रोमोसोम, 46, और फीमेल में, हाँ, 6। दुनिया में कोई भी मानव जाति है, सबके सब में कितने क्रोमोसोम, 6। कितने क्रोमोसोम। अब एक बात बता भैया, जनन के समय क्या समसूत्री होता है, जनन के समय अर्धसूत्री होता है। और एक बात बताइए, अगर मेल में से 46 को चल आए और फीमेल में से भी 46 को चल आए तो 46 कितना हो जाता है, 92। कितना हो जाता है, 92। तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 92। उससे पूरा जेसीबी मशीन हो जाएगा। तो भगवान होशियार था, कहा कि एकरा पहले आधा कर, क्या कर, आधा कर। यानी मेल में से कितना आएगा, 23 को, और फीमेल में से 23 को, तो आधा मेल में से आधा फीमेल में से, इसलिए इसे कहते हैं अर्धसूत्री। 23 + 23 बच्चों में 46। नहीं तो क्या बन जाएगा, जेसीबी बन जाएगा, खतरनाक हो जाएगा वहां पे। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब समझ आ रहा है। 46 जोड़ रहा हूं, अरे भैया 46 जोड़ राक्षस बनाएगा वो। इसी में सबसे बड़ा गलती हो जाता है। मेल में से आना चाहिए कितना, 23, फीमेल में से आना चाहिए 23। कभी कभी मेल में से 22 को आता है, कभी फीमेल में से 23 की जगह 24 को आ जाता है। ऐसे ही कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो जब कभी कभी फीमेल वाला पार्ट पढ़ने लगता है ना किसी किसी में, तो इसी में कभी कभी क्या हो जाता है, कोई हिजरा यानी किन्नर बन जाता है। क्या बन जाता है, किन्नर यानी छक्का टाइप का जिसको बोलते हैं, ट्रेन वगैरह। उसमें भी 2 कैटेगरी का होता है। कोनो कोनो ससुरा एकदम आदमी से मैच खाता है सब, देखते हैं, कोनो कोनो एकदम खूब
सुंदर हो जाता है, सब महिला से मैच खाता है। मतलब समझ रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन के समय अगर फीमेल वाला डोमिनेंट किया उस पर, तो उसका शकल किसकी तरह हो जाएगा? देखिए, अगर 23 इसमें से आया, 23 इसमें से आया, तो 46 बना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब गड़बड़ हो जाएगा तब। और गड़बड़ होगा भी तो दो तरह से गड़बड़ होगा, या तो इधर वाला ज्यादा आ गया तो लड़का की तरह दिखने लगेगा, बहुत लंबा हो जाता है। ट्रेन में देखते हैं सुतल रहिएगा तो उठा के मांगता है, ए हमार दुल्हा उठो। उन लोग को पैसे दे देना चाहिए, उन लोग को पैसे क्या करना है, दे दे। रीजन क्या है? आप उन्हें अपने फ्लैट में रहने नहीं देंगे। सपोज आपका मकान है 10 फ्लोर का, आप उसे किराए पे लगाना चाहते हैं, आप किसी किन्नर को रहने नहीं देंगे। आप उसे नौकरी पे नहीं रखेंगे, कहीं नौकरी पे नहीं रखेंगे तो करेगा क्या वो? भाई स्कूल में जल्दी पढ़ने नहीं दिया जाता, पढ़ाई में भी उनको बहुत मतलब अजीब नजर से लोग देखते हैं। तो सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, सफाई कर्मी में उनको रखा गया, उसके बाद से उन्हें अब पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में भी रखा गया, बिहार पुलिस में। और पुलिस डिपार्टमेंट में तो हम तो कहते हैं सरकार से कि पुलिस डिपार्टमेंट में इनको ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना चाहिए। किस लिए? कि अगर कोई बैंक का पैसा लूट लिया है या किसी का पैसा लूट लिया है, नहीं दे रहा है, तो गुंडा बदमाश मत भेजिए, 20 को ही नहीं सबको भेज दीजिए, ये जो पैसा ना दिया रे ले आ। अरे भाई साहब ज्यादा दे दे। किसी के यहाँ लड़के वगैरह होते हैं, देखते हैं झुमका उमका लेके चल जाते हैं, सब लोग खुशी से दे देते हैं। तो ऐसे लोगों पे कभी भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, वो आपके भरोसे ही हैं, आप उन्हें दे दीजिए। देखिए, जिस भगवान ने आपको इतना बढ़िया शरीर दिया है, वही भगवान ने उसको उस तरह से बिगाड़ा है। इसलिए कभी किसी के परिस्थितियों पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बड़े बड़े करोड़पति लोग जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो 1 रुपया सेना को नहीं दिया था, लेकिन इन लोगों ने, किन्नरों ने मिलाकर करोड़ों रुपया कारगिल में सेना के नाम पर भेजा था, पैसे भेजा था कि हमारी फौजी लड़ रहे हैं, और कहते हैं लोग कि हम लोग मर्द हैं। बताइए ये कितना उन लोग, ये सारी चीज थोड़ा इंसानियत है। देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है केवल पढ़ लिख के नौकरी ले लीजिए, ये तो पढ़ाई का एक सबसे छोटा अंग है। पढ़ाई का सबसे छोटा अंग कोई नहीं कि आपको नौकरी दिलाना, लेकिन असली जिंदगी तो होती है नौकरी के बाद शुरू होती है, संस्कार से। आपका संस्कार 3 ही चीज पे डिपेंड करता है, आपके माँ बाप ने कैसा संस्कार दिया और दूसरे आपको शिक्षा कैसी मिली है। तो इंसानियत बनना ज्यादा जरूरी है, वरना ऐसा थोड़ी है कि 2 पैर पे चलने वाला सब आदमी इंसान होता है। कुछ तो साले इसमें कुत्तों को भी फेल किए हैं, चलते भले 2 पैर पर। तो ऐसे लोगों पे नाम नहीं हंसाना चाहिए। आप जहां हैं उस समाज का, उस परिवार का नाम रोशन कीजिए। आए हैं चुपचाप मर के चले जाएंगे, कोई काम का नहीं हो जाएगा। वरना लोग, देखिए लोग जन्म देते हैं बच्चे को ये कह के कि हमारे खानदान का चिराग रोशन करेगा, यही होती है। किसी के यहाँ केवल लड़की रहती है तो कहता नहीं एगो लड़का रहना चाहिए कि खानदान का नाम रोशन करेगा, जबकि उसी लड़का से पूछे कि तुम्हारे चौथे दादाजी का नाम क्या था, नहीं पता उसको, खानदान नाम रोशन हो रहा है, नाम भुला गया, सोच रहा नाम रोशन हो रहा है, वाह। यहाँ कोई सिकंदर के खानदान का है नहीं, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी सिकंदर को याद किया जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति बनो कि अकेले ही पूरे खानदान को अजर अमर कर जाओ, तुम्हें वंश की जरूरत न पड़े। महानता इतनी अंदर रखो। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कोई भूल सकता है? नहीं भूल सकता। क्या चंद्रगुप्त मौर्य को कहना पड़ेगा हम बिहारी हैं? नहीं। बाकी 11 करोड़ बिहारियों को फक्र से कहना पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य यहीं का था। तो वैसे आप सब बनिए, इस देश के लिए आप लोग ज्यादा जरूरी है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब बच गया हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि इसकी